पार्टी जब टिकट देती है तो दो मुद्दे पार्टी के पास होते हैं। पहला विश्वसनीयता और दूसरा जमीनी जुड़ाव कि कौन कितने वोट ला सकता है। और पार्टी देखेगी समाज सेवा, पार्टी देखेगी पब्लिक से जुड़ाव कितना, पार्टी देखेगी वोट आपके बिरादरी का कितना। कौन से मुद्दे ऐसे लगते हैं आपको जिन पर काम होना चाहिए? देखिए, मुद्दे तो सभी हमारी पार्टी ने सॉल्व कर दिए। इंडस्ट्रियल एरिया में बाहर से लोग काम करने के लिए कुछ आते हैं, मतलब फरीदपुर के इतने लोग उन इंडस्ट्रीज में काम नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फरीदपुर के लोगों में आपकी एक क्या इमेज है कि छत्रपाल सिंह दिवाकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं? देखिए, एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपको क्या लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में परिवारवाद काम में आता है कि हमारे घर में कोई राजनीति में है तो हम भी राजनीतिक नेता बन जाएंगे? राजनीति में काम कराने का इतना भी यंग ना हो, इतना भी वो नहीं हो कि बिल्कुल मैं चला गया बाहर पढ़ने जी। और मैं 20-25 साल का हुआ उसके बाद मैं इलेक्शन में कूद जाऊँ, इलेक्शन की ABCD भी नहीं पता हो। एक बार पब्लिक ने अगर मुझे विधायक बना दिया तो दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। आज हमारे जो गेस्ट हैं, आज के हमारे पॉडकास्ट के जो अतिथि हैं, वो श्री छत्रपाल सिंह दिवाकर जी हैं, जो फरीदपुर 122 विधानसभा से उम्मीदवार हैं विधायक पद के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया। हमारी जनता आपको देख रही है, फरीदपुर की जनता आपको देख रही है जी। मैं चाहूँगा पहले आप एक अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें जिससे कि और जान सकें अपने उम्मीदवार के बारे में। हाँ, मेरा नाम छत्रपाल सिंह है जी। और मैं गुलाबराव इंटर कॉलेज से हाई स्कूल में पढ़ रहा था। जी। उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 15-20 कार्यकर्ता आए और मैंने देखा उनने जब स्पीच दी तो मुझे लगा कि इन लोगों से जुड़ना चाहिए। ओके। और उस समय मैं उन लोगों से जुड़ गया। उस समय मैंने शिक्षा जो है इंटर भी मैंने PCM ग्रुप से करा और पढ़ने में मैं सही था, नंबर सही आते थे मेरे, और पढ़ने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करता था मैं। ओके। तो सामाजिक भी था, पढ़ाई भी करता था, एक्सरसाइज भी करता था, ये तीनों काम मैं करता था। तो पढ़ने का नतीजा ये था कि मैंने जब 2005 में इंटर किया PCM ग्रुप से, तभी मेरा बीटेक में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया केमिकल ब्रांच। और मैं जब बीटेक फर्स्ट ईयर में गया था उस समय बीटेक के 2 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल में फांसी लगा ली थी। ओके। फांसी इसलिए लगाई थी, वहाँ एक रैगिंग होती थी बहुत ज़्यादा, उस समय रैगिंग का टाइम था जी। तो मुझे डर भी लगा, लेकिन मैंने कहा ना, इसका मैं विरोध करूँगा। जब सीनियर आते थे मैं उनसे लड़ भी जाता था रैगिंग के नाम पे और रैगिंग का खुला विरोध करता था। बिल्कुल। तो नतीजा ये हुआ कि बीटेक सेकेंड ईयर में जब मैं आया 2006 में, तो मेरे साथ वाले लोगों ने और सबने ये कहा तुमने जब अच्छे काम करते हो हैं तो तुम नेता क्यों नहीं बन जाते हो? जी। तो मैंने कहा भाई देखो, नेता तो मैं बनना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसमें मेहनत बहुत है, बहुत सामाजिक होना पड़ता है जी। और मुझे हार बर्दाश्त नहीं है। मैं चुनाव में हार गया तो उन्होंने कहा तुम हारोगे ही नहीं क्योंकि तुम इतने बढ़िया व्यक्ति हो, तुम्हारी कोई बुराई नहीं करता, तुम सबके साथ खड़े होते हो और हर तरह से खड़े होते हो। कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे कन्विंस करके रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में महामंत्री पद के लिए खड़ा कर दिया। ठीक है। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं चुनाव के लिए अपनी तैयारी करने लगा। तो मैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में नेहरू केंद्र है, वहाँ से निकल रहा था। वहाँ पे शैलेंद्र सिंह चौहान जी थे जो ABVP के बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने मुझे रोका। ठीक है। उन्होंने मुझे रोका और अपने बारे में उन्होंने बताया तो उन्होंने ये देखा कि मुझसे बात करने के लिए 150-200 लोग 1 मिनट के अंदर मेरे चारों तरफ से उन्होंने मुझे घेर लिया। ठीक है। उनको लगा कि बाकी और लोगों से मिला तो ये प्रभाव नहीं था, लेकिन इस लड़के में इतना प्रभाव है कि इतनी 1 मिनट के अंदर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। फैन फॉलोइंग है। हाँ। तो उन्होंने जबरदस्ती मेरा फोटो ले लिया जी। और मुझसे कहा अब हम तुम्हें अपने संगठन से ABVP से चुनाव लड़ाएंगे। जी। महामंत्री का चुनाव महामंत्री का लड़ा। सबसे पहले मेरा टिकट घोषित हुआ। अच्छा। उन्होंने मेरा महामंत्री का घोषणा कर दी कि महामंत्री ये लड़ा, मतलब महामंत्री का टिकट पहले घोषित किया बाकी सीटों से। हाँ, बाकी में मेरी राय ली। बोले अध्यक्ष किसे लड़ाए और किसे लड़ाए। तो मैंने कहा देखो, समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी है वो हम सब पदाधिकारियों से मजबूत है और मेहनत बहुत करनी है। अगर सीट और मैं तो निकाल ही लूंगा, लेकिन मेरे साथ अगर 1-2 सीटें और निकल जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है। जी।
कोई बात नहीं, मैंने मेहनत की, मैं जीता और सीटें नहीं निकली। मुझे सबने संगठन में लेके जिताया। और फिर मैं यूनिवर्सिटी में जो छात्राएं परेशान होते थे, यूनिवर्सिटी के अंडर में लगभग 136 डिग्री कॉलेज आते हैं, बरेली कॉलेज, हिंदू कॉलेज जैसे कॉलेज जी 136। हाँ, 136 डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। और उनका सारा नेतृत्व, डिग्री कॉलेज का नेतृत्व जितना भी होता था, जितने भी काम हुआ करते थे, वो यूनिवर्सिटी से होते हैं। ठीक है। सारे जो भी प्रोसेस होता था सब यूनिवर्सिटी से होता था। कोई भी समस्या होती थी वो यूनिवर्सिटी से सॉल्व होती थी। तो जितने बरेली कॉलेज जैसे, हिंदू कॉलेज जैसे छात्र नेता हो गए, छात्र हो गए, छात्रा हो गए, इनके जो काम होते थे तो वो फ़ोन किया करते थे, अब मैं बढ़ चढ़ के उनका काम कराया करता था जी। मैं सामाजिक होते चला गया। मैंने एक चीज़ का खुला विरोध करा, यूनिवर्सिटी में उस समय भ्रष्टाचार बहुत था। अब पढ़ने वाला बच्चा कहीं बिजनौर से आ रहा है, कहीं धामपुर से आ रहा है, दूर दूर से आ रहा है। पढ़ने वाले बच्चे के पास वैसे ही पैसे नहीं होते हैं। मुझ पे भी नहीं हुआ करते थे, अब भी नहीं होते जी। तो मुझे ये बहुत वो लगता था यार, यूनिवर्सिटी में ये 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं के काम के, इनको ये जानबूझ के परेशान करते हैं ताकि वो पैसे दें, उगाई कर रहे हैं मतलब एक हाँ। तरीके से। तो इस तरह से उन्होंने ये कर रखा था, मैं उनका विरोध करता था। एक बार यूनिवर्सिटी में फेलोशिप नहीं आई थी, रोक रखी थी जी। यूनिवर्सिटी में आ गई थी लेकिन छात्रों के खाते में नहीं डाली थी। उसके लिए तलवारबाजी कांड भी हुआ है और उन जो अपराधी थे उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया था। फिर चूंकि समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी और मुझ पे भी समाजवादी पार्टी सरकार में कई मुकदमे लिखे गए जी। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। झूठे मुकदमे थे इसलिए सारे खत्म हो गए और मैंने समाज सेवा का काम कभी बंद नहीं किया। लेकिन मुझ पे इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने आप को प्रमोट कर सकूं जी। मैं उसके साथ साथ फिर मैंने सोचा है कि भाई भागना दौड़ना होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ काम भी कर लिया जाए। बिल्कुल। तो मैंने जब काम करना शुरू करा तो मैंने पोल्ट्री फार्म भी किया और डेयरी फार्म भी किया और गोट फार्म इस समय चल भी रहा है। मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है, NLM की योजना है, उसमें मैंने 1 करोड़ का लोन लिया। 1 करोड़ के लोन में मुझे 50 लाख तो सब्सिडी मिल गई। ठीक है। और बाकी जो 50 लाख है वो मैंने किस्तों में चुका दिया। चूंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे परिवार में जमीन ठीक ठाक है, सामान्य किसान हूँ मैं जी। फैमिली में सभी के नाम ज़मीनें हैं, तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे यही काम सूझा। साथ ही साथ में जो अब इस समय जो मैं गोट फार्मिंग कर रहा हूँ उसमें मुझे IBRI के डायरेक्टर ने मुझे सम्मानित, त्रिवेदी दत्त जी थे अभी जो, उन्होंने मुझे सम्मानित किया और अब मेरा नाम स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के लिए पुरस्कार के लिए जा चुका है। बढ़िया। मैंने मेरी काम करने की तरीके को उन्होंने सराहा और काम मैं जब करता हूँ तो नौकर बन के करता हूँ। बिल्कुल। मैं उस क्षेत्र में इतना घुस जाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ कि वो काम कठिन कितना भी हो लेकिन मैं उसे कर लेता हूँ। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने प्रॉपर्टी का भी काम, साफ सुथरे काम किए कर रहा हूँ। अब चूंकि मैं ये नहीं मानता हूँ राजनीति में पैसे वहीं से कमाओ, लोगों से लो और पब्लिक से पैसा लेके ही चुनाव लड़ा जाए, चंदा करके। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब चुनाव की बारी आए तो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं चुनाव लड़ सकूं। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई ना कोई काम आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब चुनाव की बात आ रही है जी। और फरीदपुर में, अभी मेरा इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ। अच्छा सर प्लीज। मैं आपको बता दूं जी। मैंने जब बीटेक सेकेंड ईयर में जब आया तो मैं ढोलकंड यूनिवर्सिटी का महामंत्री बन गया। 5 वोटों से जीता था मैं। ठीक है। और उसके बाद मुझे सस्पेंड भी किया गया था बीटेक के लिए। ओके। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हाँ, मैंने हिंदू कॉलेज BA में टॉप किया। हिंदू कॉलेज के बाद में मैंने बरेली कॉलेज में एडमिशन लिया MA में और वहाँ से MA में मैंने टॉप किया बरेली कॉलेज। ओके जी। अब हम जैसे चुनाव की बात कर रहे हैं कि आप विधानसभा फरीदपुर से उम्मीदवार पद के लिए मतलब खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो आपने फरीदपुर क्षेत्र को ही क्यों चुना? फरीदपुर से ऐसा क्या लगाव है और क्या प्रेरणा आपको मिल रही है कि हम फरीदपुर से ही मतलब मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल सही। अब चूंकि जुड़ाव मेरा फरीदपुर से हो गया, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कैसे हुआ। जी। 2006 में मैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का महामंत्री बना। ठीक है। ठीक है। तो मेरे गुरुजी थे प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल। ओके। हाँ,
हमारा गुरु चेले का संबंध था। जो पूर्व विधायक। हाँ, वो मेरा आदर बहुत करते थे, मैं उनका सम्मान बहुत करता था। जी। मैं 2007 में उनको चुनाव लड़ाने जाता था, तो मेरा सम्मान भी स्टेज पे बुला के किया करते थे जी। तो उनके लिए भीड़ भाड़ की ज़रूरत होती थी, तो मैं भीड़ भाड़ भी लेके जाता था। तो 2007 का चुनाव मैंने उन्हें लड़ाया। फिर 12 में मैंने अपने लिए टिकट मांगा, मेरा टिकट नहीं हुआ, फिर मैंने उन्हें चुनाव लड़ाया। फिर मैंने 2017 में फिर टिकट मांगा, लेकिन मेरा नहीं हुआ, फिर मैंने उन्हें चुनाव लड़ाया। 22 में मैंने बहुत मेहनत की, मेरा टिकट होते होते रह गया, नहीं हुआ, फिर मैंने गुरुजी को ही लड़ाया। जबकि लोगों ने ये कहा तुम इन्हें लड़ा रहे हो, क्यों लड़ा रहे हो, जब अगर ये हार गए तो तुम्हारे लिए सीट खाली हो जाएगी, अगली बार तुम बन जाओगे। जी। तो मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ और मैं अपने गुरुजी के साथ खड़ा हूँ। चूँकि मेरा नहीं हुआ तो मैं गुरुजी को विधायक फिर से बन पाऊंगा, और मैंने प्रयास किया, उनको चुनाव जिताया, और गुरुजी इस बात को मानते थे। बिल्कुल। अब चूँकि सीट खाली हो गई है और अब मेरी बारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं फरीदपुर की जनता नहीं है, वो मेरा परिवार है। मैं शुरू से वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे भी जुड़ा अब मैं वहीं का जुड़ गया हूँ। और मेरी बिरादरी का 40,000 वोट है, दिवाकर समाज का, धोबी समाज का 40,000 वोट है, और 40,000 वोट कुछ ना कुछ कन्विंस भी करेगा। बिल्कुल। और 40,000 वोट कम नहीं, बहुत वोट है। 40,000 50% वोट हो गया जीतने के लिए। हाँ, 40,000 वोट काफ़ी है। 40 में 25 तो पड़ ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, 25-30 पड़ेगा। तो ये पोजीशन श्याम बिहारी विधायक जी लाल जी के साथ नहीं थी, क्योंकि उनका वोट बहुत कम था जी। और बिरादरी का वोट है एक बिरादरी का, लेकिन वो वोट बीजेपी को मिलता नहीं है। तो अब चूंकि मैं दिवाकर हूँ, मैं अपने आप को दिवाकर ही नहीं मानता हूँ, मैं तो हर बिरादरी को अपना मानता हूँ। जी हाँ, मैं सर्व समाज का नेता हूँ, तो मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। जितनी भी बिरादरी है मैं उनको उनमें घुस जाता हूँ, उनको अपना मानता हूँ, और सभी सर्व समाज मुझे भी अपना मानता है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि अगर मुझे टिकट मिलेगा या बीजेपी पार्टी ने, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो मैं हर बिरादरी का वोट लूँगा और एक ये मान के चलिए बहुत बड़ी जीत दिलाऊंगा वहाँ बिल्कुल पार्टी के लिए। मतलब क्या है कि श्याम बिहारी लाल जी को चुनाव लड़ाते लड़ाते फरीदपुर से अपने आप भी जुड़ाव बन गया एक जी। तो जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो सबसे पहला विचार आपके दिमाग में क्या आया? सबसे पहले विचार यही आया कि अब जब चूंकि मैं तो विधायक जी को लड़ाता था जी, अब चूंकि विधायक जी का ही स्वर्गवास हो गया तो मैं अपने लिए भी प्रयास करता था, तो मैंने कहा फिर से प्रयास करूंगा। पब्लिक के बीच तो रहता ही हूँ, पब्लिक ने मुझे चाहा, पार्टी ने मुझे चाहा, तो मैं खरा उतरूंगा अपनी जगह। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से और भी लोग टिकट की कोशिश कर रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए इस उपचुनाव में, और बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो आप अपने आप को ठोस दावेदार के रूप में कैसे देखते हैं और क्यों देखते हैं कि क्या अलग है मुझ में कि और लोगों में नहीं है? देखिए, चूंकि वहाँ की जो रैलियाँ हुई, जनसभा हुई जी, जन विश्वास यात्रा हुई, उसमें मैंने जो भीड़ इकट्ठी करके दिखाई थी, वो भीड़ नहीं, पूरा एक काफिला था। और ये समझ लो बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी रैली थी वो। उस रैली को जिसने भी देखा जी, उसने यही कहा कि छत्रपाल सिंह दिवाकर का टिकट होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर टिकट मुझे होता है तो मैं लड़ूंगा, और अगर मेरा नहीं होता है तो पार्टी से जिसका होगा मैं उससे लड़ाऊंगा जी। है नहीं है, मेरा काम है मांगने का, पार्टी का काम है कि पार्टी किसे देगी, है नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये मैं बताता हूँ, अगर मुझे टिकट मिल गया जी तो कम से कम 80,000 वोटों से जीत के दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत आप अच्छे दावा दे रहे हैं। हाँ, ओके। तो अब हम जो बात करें कि पार्टी जब टिकट देती है तो दो मुद्दे पार्टी के पास होते हैं, पहला विश्वसनीयता और दूसरा जमीनी जुड़ाव कि कौन कितने वोट ला सकता है, और दूसरा होता है विश्वसनीयता कि पार्टी में इतने लंबे अरसे से कोई व्यक्ति काम कर रहा है, भले ही उसके पास जमीनी जुड़ाव ना हो। आपको क्या लगता है इस बार फरीदपुर क्षेत्र में टिकट बांटते वक्त पार्टी क्या देखेगी? पार्टी देखेगी समाज सेवा, पार्टी देखेगी पब्लिक से जुड़ाव कितना, पार्टी देखेगी वोट आपके बिरादरी का कितना है जी। मतलब पार्टी को क्या है, जीत चाहिए। हाँ, और क्योंकि ये हो सकता है 27 में भी इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि 27 में भी इलेक्शन होना है, तो 27 के इलेक्शन को भी ये प्रभावित करेगा, इसलिए पार्टी ऐसे दावेदार को देगी जो जीतना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल।
मान लीजिए अगर फरीदपुर है, फरीदपुर विधानसभा में आप विधायक पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे आप फरीदपुर में देखते हैं, क्योंकि आप विधायक जी को जो पूर्व विधायक हमारे डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी थे, उनको लड़ाते लड़ाते आपका भी बहुत जुड़ाव रहा है, आपने भी फरीदपुर क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी काम किया है, तो आपने भी कुछ मुद्दे देखे होंगे कि फरीदपुर में ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए और शायद विधायक जी उनको अधूरा छोड़ गए या वो पूरा नहीं कर पाए। कौन से मुद्दे ऐसे लगते हैं आपको जिन पर काम होना चाहिए फरीदपुर के अंदर? देखिए, मुद्दे तो सभी हमारी पार्टी ने सॉल्व कर दिए हैं जी लेकिन कुछ चूँकि विधायक जी हो सकता नहीं रख पाए हो। जी पहले तो ये है, जो मेन फरीदपुर का रोड है जी इसका चौड़ीकरण हो जाना चाहिए, वहाँ पे जाम लग जाता है। बिल्कुल, ट्रैफिक की समस्या है। हाँ, अगर रोड चौड़ा हो जाएगा तो ट्रैफिक की समस्या वहाँ की खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा मुद्दा यह है, फरीदपुर में जब लोग टहलने जाते हैं तो पटरी की तरफ टहलने चले जाते हैं, दौड़ने चले जाते हैं, जी तो चूंकि वहाँ पे एक पार्क नहीं है, एक पार्क अगर मैं विधायक बना तो पार्क की व्यवस्था तो कराऊंगा ही करूंगा। ठीक है। दूसरा, वहाँ खेल कूद के लिए एक CS इंटर कॉलेज का मैदान है, वहीं पे बच्चे खेलते हैं। अगर वहाँ चूंकि वहाँ गेम में बहुत रुचि रखते हैं बच्चे, बहुत ये टूर्नामेंट क्रिकेट के होते रहते हैं, वॉलीबॉल के होते रहते हैं। वहाँ मैं ये देखता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ तो बच्चे कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते हैं। जी। तो जब इतनी संख्या में है और कहीं खेल का कोई मैदान नहीं है, तो एक छोटा सा अगर स्टेडियम वहाँ हो जाए जी, तो मैं अगर विधायक बना तो इस चीज़ को सरकार में रखूँगा कि एक स्टेडियम वहाँ पे बन जाए। बाकी शिक्षा का स्तर सही हो गया, एक बढ़िया हॉस्पिटल भी हो जाए, क्योंकि कई जगह मैं गया भी, 10वां संस्कार और मोते में गया जी, तो कई बार ऐसा हुआ है कि बीमार व्यक्ति वहाँ तक एकदम ब्रेन हेमरेज हुआ या कुछ भी हुआ, हार्ट अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, तो अस्पताल जाने में बहुत अच्छे अस्पताल नहीं है वहाँ। अस्पताल अब जब बरेली जाता तब तक वो खत्म हो जाता है। 20 किलोमीटर का फासला है जाना। तो ये होना चाहिए कि बढ़िया हॉस्पिटल वहाँ पे, एक ज़्यादा नहीं, एक बढ़िया हॉस्पिटल बहुत हो जाए, जिससे कि ये नहीं हो कि मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है, वहाँ पेशेंट आए और उसका तुरंत ही उपचार हो जाए, जिसकी उसका जीवन बच सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अहम मुद्दे आपने बताए हैं जो फरीदपुर में, मतलब जिन पर काम होगा तो डेफिनेटली फरीदपुर में बहुत सुधार होगा, फरीदपुर भी उन्नति की ओर बढ़ेगा। मान लीजिए आप विधायक बन जाते हैं तो पहले 100 दिनों के अंदर आप क्या चाहेंगे कि मैं प्राथमिकता कौन से कामों को दूं, कि कौन से 100 दिनों के अंदर मैं ये काम करना ही करना है? देखिए, अभी जो मैंने बताई है जी, जो आपको बताया, मैं इन्हीं कामों में लगूंगा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि 100 दिन में ही करा दूंगा जी, लेकिन मैं कराने का प्रयास करूंगा, समय चाहे कितना ही लग जाए, ये काम करा के। लोग कहते हैं कि उपचुनाव जो होता है वो सत्ता पक्ष का होता है जी, और जीतना बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़रूरी है उपचुनाव जीतना। तो आप अपनी जीत की दावेदारी कैसे देते हैं कि मैं अगर बन गया तो मैं जीतना ही जीतना हूँ, तय है जीत मेरी? ये देखिए, ये गलत बात है कि उपचुनाव जो होता है सत्ता पक्ष का होता है। ओके, लोग ऐसा कहते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, लोगों का मानना भी यही है। लेकिन ये घटना मेरे साथ बिल्कुल हुई है, जो आप ये बात है जी। मैं 2016 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। ठीक है। तो मैं निर्दलीय लड़ गया था, क्योंकि मुझे लड़ना था। रिजर्व सीट थी जिला पंचायत अध्यक्ष की। तो मैं जब लड़ा तो मैंने समाजवादी पार्टी के संजय सिंह को चुनाव हरा दिया था। ठीक है। और चूंकि वो सत्ता में था, सत्ता पक्ष में था, तो हुआ क्या कि जो बड़े नेता थे सब उसके साथ आ गए और बूथ कैप्चरिंग भी हुई, बेईमानी हुई हर जगह है। मुझे 150 वोटों से हारा घोषित कर दिया। मात्र 150 वोट से? हाँ। फिर भी मैंने 8000 वोट लिए। वैसे कायदे में तो ज़्यादा लिए हैं, लेकिन उनके हिसाब से 8000 वोट लिए। 8000 वोट लेने वाला सेकंड था, जिसमें हारे और जीते मैं सेकंड नंबर का था, और जिससे मैं हारा हूँ वो फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर जिले में मेरा ही था हारने और जीतने वाला। अच्छा। वैसे तो मैं जीत गया था। चलिए, तो ये सत्ता पक्ष वाली बात ये रहती है, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं है। बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं है कि आप सत्ता पक्ष में तो बेईमानी कर लेंगे। हमारे प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल 2900 वोटों से जीते थे। वो चाहते हैं अगर ऐसी स्थिति होती तो ज़्यादा वोट भी दिखाए जा सकते थे, 2000 वोट से जीत जाते। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जीत रहे हैं तभी आपको घोषित किया जाएगा, अगर आप हार गए तो हार मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति है नहीं। फरीदपुर में तो बीजेपी की ये सीट है और बीजेपी ही चुनाव जीती। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, तो ऐसी कौन सी नीतियां आप देखते हैं केंद्र सरकार की और योगी सरकार, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार है, इनका मॉडल जो है वो अलग मॉडल है और ये प्रदेश को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं,
तो ऐसी कौन सी नीतियां आप देखते हैं जिनको फरीदपुर में धरातल पर उतारना बहुत ज़रूरी है और उनको आप हाईलाइट करेंगे विधायक बनने के बाद? देखिए, फरीदपुर में ही नहीं, जी। भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए हैं जिसमें 25% से लेके 50% सब्सिडी है। ठीक है। नौकरी के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, नौकरी प्राइवेट है बहुत तेरी, गवर्नमेंट भी नौकरी निकली है, और नौकरी के पीछे आदमी व्यक्ति बहुत ज़्यादा भागता है। बिल्कुल मैं कहता हूँ व्यापार क्यों नहीं करते हो? व्यापारी सबसे बड़ा होता है जी। व्यापारी से बड़ा कौन है? कोई नहीं होता। फिर व्यापार क्यों नहीं करता आदमी? जब सरकार 50% सब्सिडी दे रही है, जब आपको सरकार 10,000 रुपये दे रही है और ये कह रही है कि हमें 5,000 वापस करो, हैं, हमें 4,000 वापस करो, हमें 3,000 वापस करो, हैं, तो पब्लिक क्यों नहीं ले रही है? मतलब ये है कि उद्योग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ले रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ले नहीं रहे हैं, पब्लिक ले नहीं रही, लेकिन उतनी संख्या में नहीं ले रही। लोगों तक मैसेज, ये योजनाओं का पता नहीं क्या बात है कि कम लोग कर रहे हैं, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा लोग करने चाहिए। अपने आप को आप आगे तभी ले जा सकते हो, लेकिन नौकरी में नौकर बन के रहेंगे आप, बिल्कुल रहेंगे। और लेकिन आप व्यापार अगर आप कर रहे हैं, और व्यापार के नाम से जाना जाता है फरीदपुर, बिल्कुल जाना जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ के लाला बनिया एशिया के बड़े लाला बनिया हैं, बिल्कुल है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि व्यापार करो आप। सरकार से जो योजनाएं आ रही हैं, एक योजना ऐसी है 50% सब्सिडी है, उसके साथ में ब्याज भी माफ है, ब्याज कम, थोड़ा ब्याज पे भी सब्सिडी है, बिल्कुल। अब मैंने जैसे अभी बताया कि गोट फार्म में मैंने 1 करोड़ रुपए लिया है, तो 50% सब्सिडी सरकार ने दी। कौन आज तक किसी सरकार ने 50% सब्सिडी दी हो तो आप मुझे बता दें। ये सिर्फ भाजपा की सरकार ने करके दिखाया है। बिल्कुल, अच्छी नीतियां हैं तो उनको मतलब धरातल पर उतारना जरूरी है। हाँ। और लोग वही है, जागरूक नहीं है तो आप जागरूक करने का काम उनको। हाँ बिल्कुल, बताऊंगा, योजनाएं बताऊंगा, सब बताऊंगा। व्यापारी बनना जरूरी है जी। जब आपने व्यापार की और उद्योग की बात की, फरीदपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन उस इंडस्ट्रियल एरिया में बाहर से लोग काम करने के लिए कुछ आते हैं, मतलब फरीदपुर के इतने लोग उन इंडस्ट्रीज में काम नहीं करते हैं। ऐसा आप क्या मतलब एक चीज़ मानते हैं कि हमारे ही एरिया के लोग उन इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं हमारे यहाँ के लोग काम करने के लिए? हाँ बात सही है, बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनका पहले से परिवार गया हुआ है, पहले से लोग चले गए, वहाँ वो सिस्टम बन गया है फरीदपुर के जैसे जुड़ा हुआ है, जो उनके गार्जियन 15 साल पहले चले गए, 10 साल पहले चले गए, तो बेटा बड़ा हुआ, उन्होंने कहा वो मैं भी जा रहा हूँ वहाँ दादा के साथ और पिताजी के ताऊ के साथ वहाँ काम करूँगा, तो इस तरह से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, काम की कमी नहीं है फरीदपुर में। आप अगर काम ढूंढना है, व्यापार ढूंढना है, तो आप व्यापारी भी हो सकते हैं, और प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हो वो भी नौकरी निकलती रहती है बीच बीच में। बिल्कुल निकलती रहती है। हाँ, आज का जो टाइम है डिजिटल सभी चीज़ हो गई है, आपके पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, और सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग उस पर जागरूक हैं और आ रहे हैं आगे। तो एक इमेज बनती है लोगों की कि ये आदमी ऐसा होगा, पहले से लोग राय बना लेते हैं किसी आदमी के बारे में। मान लीजिए डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी जो थे, वो एक प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो लोगों के माइंड में एक इमेज होगी कि हाँ ये शिक्षित व्यक्ति होंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे। तो आपको क्या लगता है कि फरीदपुर के लोगों में आपकी एक क्या इमेज है कि छत्रपाल सिंह दिवाकर जी एक ऐसे व्यक्ति होंगे? आपको क्या लगता है कि लोगों की क्या राय है आपके बारे में? देखिए, मैं सर्व समाज में मैंने मेहनत की है और सर्व समाज को जोड़ के रखा है, उनके काम कराए मैंने जी। तो मेरे प्रति जब मैं सबके कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ, सबके दुख सुख में दिखाई देता हूँ, जो काम होते हैं फरीदपुर के लोग, जैसे कोई नेता नहीं सुन रहा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं चला गया, काम कराया जी। तो मैं तो फरीदपुर को फरीदपुर नहीं मानता हूँ, फरीदपुर को अपना परिवार मानता हूँ जी। हाँ, और मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, वो लोग मुझसे दूर नहीं है, उनका हृदय से मुझसे जुड़ा हुआ। जैसे बहुत सारे लोग हैं आजकल, आप देख रहे हैं कि युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है देश में। भारत को एक युवा देश बोला जाता है, वहीं बाकी के जो देश हैं वो बूढ़े होते चले जा रहे हैं। जापान में सबसे ज़्यादा वृद्ध लोग रहते हैं। तो युवाओं को कैसे आह्वान करेंगे, क्योंकि आप भी एक युवा ही हैं, और युवाओं को कैसे आह्वान करेंगे? देखिए, एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल। तो जिस ओर युवा, चूँकि बहुसंख्यक है जी, तो जिस ओर युवा चलते हैं उस तरफ और लोग भी जुड़ जाते हैं, बड़े भी जुड़ जाते हैं, बड़े भी आशीर्वाद देते हैं जी कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हम युवा हैं तो हम ही सब कुछ हैं, युवा होने के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है।
और हम कहीं बड़ों का सम्मान करने में पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि युवा हैं, छोटे हैं, सबके पैर भी छू सकते हैं। ये ये हमारे पास प्लस पॉइंट होता है। सबका सम्मान करने का हमें मौका मिलता है, सब छोटों को आदर और बड़ों को सम्मान देने का मौका मिलता है। और ये हम पैर छूने का काम हम ही कर सकते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग छोटों का नहीं कर सकता है। बिल्कुल, युवाओं का एक प्लस पॉइंट है कि सबका आशीर्वाद उनके साथ बना है। ओके। कुछ लोग जो टिकट मांगने वाले लोग हैं उनमें बहुत सारे युवा भी इस बार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले चुनाव जो होते थे तो ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस लोग, अनुभवी लोग, जो पुराने लोग हैं पार्टी में, वही टिकट की दावेदारी करते थे। इस बार मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवा लोग फील्ड में उतर के आ रहे हैं, वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब युवाओं को राजनीति में आना चाहिए आगे? बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि जितना, अब जैसे मैं युवा हूँ जी, मैं रात के 11-11, 12-12, 2-2 बजे घर में घुसता हूँ, तो जितनी मैं भाग दौड़ कर लेता हूँ, कोई मुझसे ज़्यादा एजेड व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़्यादा एज के साथ में बीमारियाँ भी घेर लेती हैं, कुछ नहीं, शुगर है, कुछ ना कुछ है व्यक्ति को। और फिलहाल जितना युवाओं में जोश होता है उतना उस बड़ों में नहीं होता। लेकिन युवाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, बड़ों से राय, एडवाइस और उनका मान सम्मान वो पहले होना चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में परिवारवाद काम में आता है, कि हमारे घर में कोई राजनीति में है तो हम भी राजनीतिक नेता बन जाएंगे, ऐसा काम में आता है राजनीति में? आपको क्या लगता है? हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जिसके परिवार में नेतागिरी होती है जी, उसके परिवार में बच्चे वैसे ही निकल जाते हैं। बच्चे भी समाज सेवा का ही काम करते हैं, क्योंकि वो माहौल ऐसा बन जाता है। जब मैं पढ़ाई करता था इंटर में और हाई स्कूल में, तो मैं पढ़ाई पे बहुत फोकस करता था, मैं मेहनती था बहुत, मैंने अच्छी पढ़ाई की, पीसीएम ग्रुप से पढ़ाई की, और जस्ट मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया। मतलब कोई तैयारी नहीं की मैंने। मेरे साथ जो पढ़े हुए बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स थे वो मुझसे 4-4, 5-5 साल बड़े थे, क्योंकि 4-4 साल, 5-5 साल तैयारी करके आए थे वो। अब मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो गया था, तो मैं पढ़ने में सही रहूंगा ना। जी, बिल्कुल। बीटेक करने वालों में सबसे कम उम्र का मैं था। बढ़िया। तो अब चूंकि वैसा ही माहौल बन जाता है, मेरे परिवार में भी ऐसा ही माहौल था। मेरे पिताजी आरएसएस में रहे थे, बड़े भैया भी बीजेपी से, एबीवीपी से जुड़े थे, और युवा मोर्चा के वो जिलाध्यक्ष रहे थे राजपाल भैया, और बड़े भैया भी सामाजिक थे, डॉक्टर थे वो, तो उनका स्वर्गवास हो गया बड़े भैया का। तो कुछ नहीं, व्यक्ति अगर राजनीति में नहीं भी आता है, जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड होता है, तो सामाजिक तो वो होता ही होता है, और उसे बड़ा सीखने को मिलता है उस परिवार से जो लोग आते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे परिवार में जब कोई रिश्तेदार बीमार पड़ता है जी, तो वो हमारे यहाँ ही रह के इलाज करा के जाता है पूरे समय। और आपको ये बता दूं कि कोरोना में, जो कोरोना जैसे हो गया था, वो तक तो हमारे घर पे इलाज करा के गया, जबकि कोरोना में जैसे पेशेंट होगा कोरोना का, उसे कौन रोक लेगा बताओ अपने घर पे? लेकिन हमने रोका है। मतलब वो ये जुड़ाव वाली बात है। हाँ, हम मना नहीं कर पाए उस व्यक्ति से बिल्कुल कि आपको कोरोना हो गया, आप हमारे घर क्यों आ रहे हो, अस्पताल जाओ। नहीं, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए है, दो दावेदार खड़े हो रहे हैं। एक व्यक्ति है जो राजनीति में नया आया है, लेकिन एक विचार के साथ आया कि मैं राजनीति में ये कर दूंगा, इस तरीके की योजनाएं लेके आऊँगा, बिल्कुल नए विचार के साथ, लेकिन राजनीति में उसका पहला कदम है। और कोई व्यक्ति है अनुभवी है, जो ज़मीनी स्तर पर काम कर चुका है, उसने समस्याएं देखी हैं, जुड़ाव है लोगों से। तो आपको क्या लगता है कि जनता को किसे वोट देना चाहिए और किस ओर जाना चाहिए? देखिए, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। राजनीति में काम कराने का इतना भी यंग ना हो, इतना भी वो नहीं हो कि बिल्कुल मैं चला गया बाहर पढ़ने और मैं 20-25 साल का हुआ, उसके बाद मैं इलेक्शन में कूद जाऊं, इलेक्शन की ABCD भी नहीं पता हो, काम कैसे कराया जाता है, कैसे क्या होता है ये भी नहीं पता हो। ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कामों को कैसे कराया जाए, किस अधिकारी से अगर हम किसी व्यक्ति का काम करेंगे तो कैसे करके कराना। थोड़ा अनुभव भी जरूरी है। थोड़ा अनुभव भी जरूरी है। और लेकिन जो मैंने देखे हैं जिन लोगों में बहुत ज्यादा अनुभव हो गया, विधायक बन गए, उन लोगों ने जनता को लूटने का काम करा। जनता से पैसा ले लेते हैं डायरेक्ट वो लोग, ऐसा चलन चल गया। जब आपको बता दूं, आपको उदाहरण देता हूं, एक नंदराम विधायक जी थे, बिल्कुल थे, वो लोकप्रिय विधायक थे, वो पैसे नहीं लेते थे पब्लिक से। कई बार के विधायक बने वहां फरीदपुर से, और वो पैसे पब्लिक से नहीं लेते थे, साइकिल पे बैठ के चले जाते थे। उन्हें आज भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करके गए। उनका नाम अभी भी लोकप्रिय है। हाँ, लेकिन जो चलन चल गया पैसे लेने का, मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसके विरोध में हूँ। बिल्कुल।
अब जैसे कि क्या है कि बहुत सारे नए वोटर्स सामने आ रहे हैं, पहली बार वोट देने जा रहे हैं, हो सकता है 26 में पहली बार उनका वोट डालने का समय आए, और जो फरीदपुर की जनता है, नए वोटर्स हैं, युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस राजनीति, क्योंकि उनका पहला वोट है, तो वो क्या एक माइंडसेट लेके जाएं वोट डालते वक्त, क्या ध्यान में रखना उनको ज़रूरी है, वोट डालने से पहले क्या सोचें, क्या समझें? देखिए, वो ये देखें जिस व्यक्ति के लिए वोट दे रहे हैं वो व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है जी। कल को हम काम कराने जाएंगे, हमसे पैसे तो नहीं मांग लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े परिवार से हो कि हम मिलने चाह रहे हैं वो हमसे मिल भी नहीं पा रहा, हमारी समस्याएं नहीं सुन पा रहा, या इतने छोटे परिवार से भी ना हो कि हम उससे काम कराने के लिए जा रहे हैं तो वो 10-20-50 हज़ार रुपये हमसे मांग लें, क्योंकि पहले अपना पेट भरेगा फिर जनता का देखेगा वो। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे भी व्यक्ति को ना चुने, वो ये देखें कि ये व्यक्ति ईमानदार कितना है। बिल्कुल, क्योंकि मतलब मैंने भी जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बहुत से लोकप्रिय अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं, उनको पार्टी टिकट देती है और वो जब विधायक बन जाते हैं तो वो उनके पास समय नहीं है और वो चाहते भी नहीं कि हमसे लोग ऐसा डायरेक्ट मिले, क्योंकि उनका इंडस्ट्री में जो चलन होता है वो यही है कि हमसे लोग डायरेक्ट ना मिले। और कुछ लोग जो छोटे होते हैं, मतलब वो इस तरीके से मिलते हैं, फिर वो पैसे की चाह रखते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो एक हमारी फरीदपुर की जनता को लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, अपने लिए कैसे आप आह्वान करेंगे कि हमें वोट देना जरूरी है? देखिए, मैं तो आपका सेवक हूँ जी, और सेवा भाव से ही अगर मैं एक बार विधायक बन गया तो पब्लिक फरीदपुर की, क्योंकि मेरा परिवार मैं मानता हूँ, फरीदपुर की जनता, फरीदपुर का परिवार मुझे ऐसा नहीं करेगा कि दोबारा या तिबारा मैं विधायक न बनूँ। एक बार पब्लिक ने अगर मुझे विधायक बना दिया तो दोबारा तिबारा चौबारा पांचबारा कोई मुझे रोक नहीं पाएगा अगली बार विधायक बनने से। इतना काम कराएंगे, इतना काम करके दूंगा और ईमानदारी के साथ काम कराऊंगा, न्याय व्यवस्था लागू कर दूंगा मैं जी, सही गलत देखूंगा, ये नहीं देखूंगा ये व्यक्ति भाई होता क्या है। मैं आपको बताऊं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जैसे मान लो मैं विधायक बन गया, ठीक है, तो कार्यकर्ता को मैंने इग्नोर कर दिया। अब चूंकि विपक्षी आ गया, वो तो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, वो मुझे पैसा दे रहा, तो मैंने कार्यकर्ता का काम नहीं कराया, विपक्षी का काम करा दिया। ये बिल्कुल गलत है। मतलब जो आपके साथ है वो आपके साथ है, उसका काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए। हाँ, और अगर आप मेरे जैसे समाज का भी है कहीं जी, उसका काम कोई रुका हुआ है, ठीक है, चलिए ठीक है, हमारा कार्यकर्ता भी नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं, मेरा भी कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन अगर उसका जायज़ काम है तो वो भी कराने का काम करेंगे। बिल्कुल। अब कुछ लोग होते हैं जो जैसे कि एक विधानसभा है, विधानसभा ग्रामीण परिवेश से जुड़ के, कस्बे से जुड़ करके, मतलब हर चीज़ को मिला करके एक पूरी विधानसभा बनती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कस्बे पे ही ध्यान देते हैं और ग्रामीण परिवेश को भूल जाते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चूँकि इतनी बड़ी विधानसभा है, अगर आप एक कस्बे को लेके बैठ जाएंगे तो आप नेता नहीं बन पाएंगे वहाँ पे। आपको गाँव जाना पड़ेगा, गाँव में लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेंगी और उसका समाधान भी आप ही को करना है, या बड़े नेताओं से कह के कराना है, ये काम आपको करना पड़ेगा। मतलब ज़मीन पे उतर के काम ज़रूरी है, जो हमने अभी डिस्कस किया वो वैलिड है बिल्कुल जी। छत्रपाल जी, आपको आज इस इंटरव्यू में कैसा लगा और क्या हमने चर्चा की, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, निष्कर्ष तो जनता निकालेगी जी, है, और हमारा काम था अपने बारे में बताने का, आपने पूछा तो हमने बताया, और कोई अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं तो ये मानता हूँ कि जनता मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता आपके साथ है। जब आप एक ईमानदार मतलब नेतृत्व से आगे बढ़ेंगे तो जनता बिल्कुल मतलब ऐसा ही व्यक्ति चाहती है कि जो ईमानदार हो और जो हमारे सुख दुख में हमारा साथी बने, समाज सेवी हो, उसी को जनता चुनती है। मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मेरे साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। छत्रपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद।